हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद अनैज। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी शानदार होने वाला है दोस्तों। आज के वीडियो में हम राजस्थान करंट अफेयर अप्रैल 2025 की चर्चा करने वाले हैं। तो आपकी अप्रैल मंथ की जो करंट अफेयर है दोस्तों, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और एकदम शानदार तरीके से सारी चीज़ें मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो अप्रैल मंथ का करंट अफेयर आपका पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। लगभग 25-30 मिनट में मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ। लगभग सभी पुरस्कार हम यहाँ पर देखेंगे, सभी योजनाओं की चर्चा करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि अप्रैल मंथ में आपके घटित हुए हैं, चाहे वो आपके महत्वपूर्ण स्थान हो, चाहे वो आपकी कोई भी महत्वपूर्ण चर्चाएं हो, उन सभी चर्चाओं की हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी शानदार होने वाला है। जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पटवार हो, वीडियो हो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या आपका चतुर्थ श्रेणी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में यहाँ से आपको सवाल देखने को मिल सकता है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों। यहाँ पर सभी टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं अप्रैल मंथ के। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। तो प्रमुख पुरस्कार और सम्मान की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पहला पुरस्कार देखिए आप, पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2025। तो पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2025 मारवाड़ रत्न अवार्ड की तरफ से दिया जाता है दोस्तों। ये आपका मेहरानगढ़ दुर्ग में 12 मई 2025 को दिया गया। तो ये किसको दिया गया? कोमल कोठारी सम्मान आपका फतेह सिंह और आपके स्व जोन सिंह को दिया गया, राजस्थानी लोक एवं जातीय संगीत में योगदान हेतु। तो ये किसे प्रदान किया गया? फतेह सिंह को दिया गया है। इसके अलावा आपके जोन सिंह को दिया गया है। तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, फतेह सिंह और जोन सिंह, कोमल कोठारी सम्मान। हालांकि यहाँ पर और भी सम्मान दिए गए हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब अगला देखिए, 13वां उस्ताद गुलाब खां अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो 13वां उस्ताद गुलाब खां अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये रूप कुमार राठौड़ को प्रदान किया गया है, जो कि पार्श्व गायक हो जाएंगे। तो 13वां उस्ताद गुलाब खां अवार्ड अगर आपसे पूछा जाए तो ये रूप कुमार राठौड़ को दिया गया है, जो कि पार्श्व गायक हो जाएंगे। अब आगे देखिए, वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये बाबूलाल मोराटिया को प्रदान किया गया है दोस्तों, जो कि जयपुर के प्रसिद्ध चित्रकार हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए तो बाबूलाल मारोटिया हो जाएगा, जो कि जयपुर के आपके प्रसिद्ध चित्रकार हो जाएंगे। ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, पद्मश्री सम्मान 2025। ये सवाल काफ़ी बार आपका एग्जाम में आ चुका है और फिर से पूछा जाएगा दोस्तों। पद्मश्री सम्मान जो 2025 है, उसमें राजस्थान के 3 लोगों को ये सम्मान दिया गया है, 3 व्यक्तियों को ये सम्मान दिया गया है राजस्थान के अंदर। अगर बात की जाए दोस्तों, टोटल आपके इस साल लगभग 139 पद्म श्री जो थे वो बांटे गए थे दोस्तों, यानी पद्म पुरस्कार 139 आपके वितरित किए गए हैं। उसमें से 3 आपको ध्यान रखने हैं राजस्थान वाले। कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो आपका सिनकाफ निज़ाम जोधपुर को दिया गया साहित्य क्षेत्र में, ठीक है, सिनकाफ निज़ाम को दिया गया है, जिनका संबंध आपका जोधपुर से हो जाएगा, साहित्य क्षेत्र के लिए इनको दिया गया है। एक आपकी बतुल बेगम हो जाएगी, जो कि जयपुर से है, और ये मांड गायिका हो जाएगी आपकी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जिनका संबंध जयपुर से हो जाएगा, मांड गायिका हो जाएगी बतुल बेगम। इसके अलावा बैजनाथ महाराज जो है दोस्तों, ये शिखर के हो जाएंगे, इनको आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए पद्मश्री प्रदान किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 3 लोगों को पद्मश्री प्रदान किया गया। तीनों नाम याद होने चाहिए, सिनकाफ निज़ाम, बतुल बेगम, बैजनाथ महाराज। सिनकाफ निज़ाम आपके जोधपुर से संबंधित है, साहित्य क्षेत्र में इनको दिया गया। बतुल बेगम आपकी जयपुर से संबंधित है, मांड गायिका के लिए इनको दिया गया। और बैजनाथ जी आपके शिखर से संबंधित है, आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए इनको दिया गया है। अब आगे देखिए, के बिरला फाउंडेशन की तरफ से एक पुरस्कार दिया जाता है। तो 34वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो भैया 34वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका किसे दिया गया है? तो ये आपके साधु भद्रेश दास को दिया गया है। तो के बिरला फाउंडेशन की तरफ से 34वां सरस्वती सम्मान साधु भद्रेश दास को दिया गया। इनकी रचना हो जाएगी स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जाता है। तो के बिरला फाउंडेशन की तरफ से 34वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो साधु भद्रेश दास को दिया गया है, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। अब अगला सवाल देखिए, यानी अगला आपका पॉइंट है, पोखरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो पोखरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार महिला वर्ग में बात की जाए तो कृष्णा आचार्य को दिया गया है, बीकानेर में की हो जाएगी आपकी। और कहानी संग्रह इनका तिनकारी भीत। और पुरुष वर्ग में कप्तान बोरावड़ को दिया गया है, जोधपुर से हो जाएंगे आपके। कहानी संग्रह इनकी आग्नेरी आस। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। महिला वर्ग में कृष्णा आचार्य को दिया गया है। पोखरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार है।
कृष्णा आचार्य बीकानेर से संबंधित है, इनको दिया गया है तिनकारी भीत के लिए। और कप्तान बोरावड़ आपके जोधपुर से संबंधित है, इनको दिया गया है आग्नेरी आस के लिए। अब आगे देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 अजिताभ शर्मा को दिया गया है दोस्तों, देवराज को दिया गया है और डॉक्टर विपिन माथुर को दिया गया है। यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अजिताभ शर्मा को किसके लिए दिया गया है? तो राइजिंग राजस्थान जो कार्यक्रम हुआ था इसका इन्होंने अच्छे से आयोजन किया, इसके लिए दिया गया है अजिताभ शर्मा को। यह आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको पूछा जा सकता है, अजिताभ शर्मा यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देवराज को भी दिया गया, विपिन माथुर को भी दिया गया। ठीक है। अब यहाँ पर राजस्थान संपर्क पोर्टल पुरस्कार जो है दोस्तों, ये किसे प्रदान किया गया? वैभव गलियारा, प्रियंका गोस्वामी, सुरेश कुमार ओला, रुक्मणी रियार। अब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लेना। व्यक्तिगत श्रेणी वाला आप ध्यान रखिए, व्यक्तिगत श्रेणी में प्रज्ञा केवलर मानी को दिया गया है। तो ये आपका दोस्तों मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार जो है ये व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया? प्रज्ञा केवलर मानी को दिया गया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, व्यक्तिगत श्रेणी में प्रज्ञा केवलर मानी को दिया गया और अजिताभ शर्मा को दोस्तों राइजिंग राजस्थान के लिए दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दो आपके इंपॉर्टेंट है जो कि पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं, वर्ष 2025-26 में विधानसभा की कुछ समितियां हैं, उनके अध्यक्ष कौन कौन है? तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट समितियां हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है वो मैंने यहाँ पर रखी है। लोक लेखा समिति जो है दोस्तों, उसके अध्यक्ष तो आपके टीकाराम जूली है। प्राक्कलन समिति क जो है इसके अध्यक्ष आपके अर्जुन लाल जी नागर हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और प्राक्कलन समिति ख जो है इसके बाबू सिंह राठौड़ हो जाएंगे। तो ये तीन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लोक लेखा समिति के आपके टीकाराम जूली है, प्राक्कलन समिति क जो है इसके अर्जुन लाल जी नगर हो जाएंगे और प्राक्कलन समिति ख जो है इसके बाबू सिंह राठौड़ हो जाएंगे। सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति जो है दोस्तों, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति जो है इसके अध्यक्ष वासुदेव देवनानी है। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसके सदस्य हैं सीएम भजनलाल शर्मा। तो भजनलाल शर्मा जी जो है किसके सदस्य हैं? तो सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति के ये सदस्य हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति वासुदेव देवनानी इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, लेकिन सदस्य यहाँ पर भजनलाल शर्मा भी है। और नियम समिति के अध्यक्ष आपके वासुदेव देवनानी हो जाएंगे। ठीक है, नियम समिति के वासुदेव देवनानी है, लोक लेखा समिति के टीकाराम जूली है, प्राक्कलन समिति के अर्जुन लाल जी नागर है, प्राक्कलन समिति ख के बाबू सिंह राठौड़ है और वासुदेव देवनानी आपके दो जगह हो जाएंगे दोस्तों, नियम समिति के भी हैं और प्रायोजन संबंधी समिति के भी हैं। ठीक है। राजकीय उपक्रम समिति के अध्यक्ष कौन है? तो कालीचरण सर्राफ जो है दोस्तों, ये राजकीय उपक्रम समिति के आपके अध्यक्ष हो जाएंगे, कालीचरण सर्राफ। उपक्रम समिति के कौन हो जाएंगे? कालीचरण सर्राफ हो जाएंगे। अब यहाँ पर वन लाइनर्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने ऐड किए हैं आप लोगों के लिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल जरूर छपेगा। ठीक है, तो चलिए इनको भी पढ़ते हैं। तो पहला देखिए दोस्तों, राजीव गांधी शिक्षा भवन का नया नाम क्या किया गया? तो राजीव गांधी शिक्षा भवन का नाम परिवर्तित कर दिया गया है और इसका नाम पुण्य सलोका देवी अहिल्याबाई होलकर भवन कर दिया गया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, राजीव गांधी शिक्षा भवन का जो नया नाम है वो क्या किया गया? तो पुण्य सलोका देवी अहिल्याबाई होलकर इसका नाम कर दिया गया है। अब अगला पॉइंट देखिए, वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष आपके गणेशीलाल सुतार हो जाएंगे। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष गणेशीलाल सुतार हो जाएंगे। इसको ऐसे याद रखिए, देखो वैदिक कब आता है? वैदिक नाम आता है लगभग भगवान की तरफ हम सोचते हैं, भगवान के जैसे सोचते हैं तो वैदिक नाम आता है। तो उसी तरीके से याद रख सकते हो आप गणेश। ठीक है, गणेश जी भी भगवान का नाम हो जाएगा और वेद जो होते हैं इनमें भी भगवान का जिक्र होता है। तो वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? गणेश लाल सुतार हो जाएंगे। इस तरीके से याद रख सकते हो। अब आगे देखिए, आशा ऐप जो है दोस्तों, मरीजों को घर बैठे सही इलाज के लिए मार्गदर्शन देने हेतु आशा ऐप की शुरुआत की गई है। अब आशा ऐप में क्या होता है दोस्तों, घर बैठे बैठे आप सारी चीज़ों का पता लगा सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो, भाई किस तरीके से इलाज होगा, क्या होगा, उसका मार्गदर्शन आप ले सकते हो। ठीक है, यानी डायरेक्शन आपको मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी घर पे बैठे बैठे। तो ये कौन सा ऐप है? आपका आशा ऐप है। ये आपको ध्यान रखना है। आशा ऐप जो है इसमें मरीजों को घर बैठे सही इलाज के लिए मार्गदर्शन हेतु आशा ऐप आपका लॉन्च हुआ है। पूनम कंवर, इनका संबंध नीम का थाना से हो जाएगा। पूनम कंवर का संबंध नीम का थाना से हो जाएगा। इन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं दोस्तों? तो पूनम कंवर जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसियस्की। तो माउंट कोजियस्को या कोसियस्की इसको बोला जाता है। तो इस पर इन्होंने तिरंगा फहराया है। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियस्की है दोस्तों, इसमें इन्होंने तिरंगा फहराया है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7310 फीट ऊंची है। ये 7310 फीट ऊंची है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 7310 फीट ऊंची। तो पूनम कंवर का संबंध नीम का थाना से है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियस्की पर इन्होंने दोस्तों तिरंगा फहराया है। तो ये सवाल आपका छप सकता है।
अगला सवाल देखिए, बालोतरा जिले के सिवाना क्षेत्र में मृदा तत्व ऑक्साइड की उपस्थिति दर्ज की गई है। तो अगर आपसे पूछा जाए मृदा तत्व ऑक्साइड की उपस्थिति कहाँ पर दर्ज हुई है, तो ये आपकी दर्ज की गई है दोस्तों बालोतरा जिले के सिवाना क्षेत्र में मृदा तत्व ऑक्साइड की खोज हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में राजस्थान का 14वां स्थान है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में राजस्थान का कौन सा स्थान है, अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा स्थान हो जाएगा, 14वां स्थान हो जाएगा। अब आगे देखिए, गांधी सागर अभ्यारण्य राउतभाटा में कुन्नों से चीते लाने की परियोजना चल रही थी और 2 चीते लाए गए हैं। तो गांधी सागर अभ्यारण्य राउतभाटा में कुन्नों से 2 चीते लाए गए हैं, एक आपका प्रभास है और एक आपका पावक है। तो प्रभास पावक लाए गए हैं, तो ये नाम पूछे जा सकते हैं। 2 चीते लाए गए हैं, कौन कौन से हैं, प्रभास है एक तो आपका और एक पावक है। प्रभास और पावक, ये 2 नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अजमेर जिले के तबीजी और हाथीखेड़ा क्षेत्रों को वेटलैंड के रूप में विकसित किया जाएगा। तो अजमेर जिले का जो तबीजी है आपका और हाथीखेड़ा क्षेत्र है, इनको वेटलैंड के रूप में विकसित किया जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कौन से क्षेत्रों को वेटलैंड के रूप में विकसित किया जाएगा, तबीजी और हाथीखेड़ा, जो कि अजमेर के हो जाएंगे। अगला पॉइंट है आपका, झालावाड़ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रनवे पर हवाई सेवा की शुरुआत हुई है। तो भैया कहाँ पर आपकी हवाई सेवा की शुरुआत हुई है, अभी मई में। तो आपसे पूछा जाए तो आपको क्या आंसर करना है, झालावाड़ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रनवे पर। तो झालावाड़ में आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय रनवे, यहाँ पर आपके हवाई सेवा की शुरुआत हुई है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स उन्नति में राजस्थान की पिंडावल पंचायत डूंगरपुर को देश भर में 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब ये सवाल आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ये उनमें से आता है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में राजस्थान की जो है पिंडावल पंचायत है, जो कि डूंगरपुर की हो जाएगी, इसको देश भर में 8वां स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। देश भर में 8वां स्थान इसको प्राप्त हुआ है। इसका स्कोर है 72.17। तो ये आपको ध्यान रखना है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में राजस्थान की कौन सी पंचायत है जिसको 8वां स्थान प्राप्त हुआ है देश भर में, तो पिंडावल पंचायत है डूंगरपुर की, उसको दोस्तों 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब आगे देखिए, खवग राय शिरोमणि पुस्तक एक पुस्तक है आपकी दोस्तों जिसका नाम है खवग राय। अब ये चर्चा में क्यों है, पहली बात तो ये जैन धर्म से संबंधित है, ये आपकी जैन धर्म से संबंधित किताब हो जाएगी। खवग राय शिरोमणि पुस्तक जो कि 18 पेज की है, इसका विमोचन किया गया है। अब इसमें खास बात क्या है, 18 पेज होना क्या खास बात है, नहीं, इसकी ऊंचाई इसकी खास बात है। ये दोस्तों 34 फीट ऊंची और 24 फीट लंबी है, ये आपको ध्यान रखना है। 34 फीट ऊंची है और 24 फीट लंबी है, यानी बहुत बड़ी किताब है ये आपकी। तो खवग राय शिरोमणि पुस्तक 18 पेज का विमोचन वासुदेव देवनानी द्वारा अजमेर में आयोजित पंच कल्याणक महोत्सव में किया गया। तो अजमेर में आयोजित पंच कल्याणक महोत्सव में दोस्तों इसका जो है विमोचन किया गया है। खवग राय शिरोमणि पुस्तक, पूछा जाए कौन से धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। 18 पेज इसमें हो जाएंगे आपके, ठीक है। 34 फीट लंबी है, 24 फीट चौड़ी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जोधपुर की जो मथानिया मिर्च है दोस्तों, उसको मथानिया की जो लाल मिर्च है उसको जीआई टैग का जो है वो प्रोसेस चल रहा है, यानी प्रस्तावित है ये, अभी इसको मिला नहीं है, ये प्रस्तावित है दोस्तों, ठीक है। तो जोधपुर की मथानिया मिर्च जो है, इसको मथानिया की लाल मिर्च जो है इसको जीआई टैग देना प्रस्तावित किया जा रहा है, अभी मिला नहीं है, यानी कि इसको दर्ज किया गया है भाई, इसको भी मथानिया की जो लाल मिर्च है उसको भी जीआई टैग दिया जाए। अभी आपका दोस्तों 22वां जीआई टैग किसको दिया गया, तो अभी आपका 22वां जीआई टैग जो है वो किसको दिया गया है, तो 22वां जीआई टैग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपका 22वां जीआई टैग जो है वो सांगरी को दिया गया है। किसको दिया गया दोस्तों, सांगरी को आपका 22वां जीआई टैग मिला है। और मथानिया की जो लाल मिर्च है दोस्तों, इसको दिया जाना प्रस्तावित है, लेकिन अभी दिया नहीं गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए मथानिया की लाल मिर्च कहाँ की फेमस है, तो जोधपुर की हो जाएगी, लेकिन अभी इसको जीआई टैग मिला नहीं है, ये प्रस्तावित चल रही है अभी। और 22वां जीआई टैग किसे मिला है, सांगरी को मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। और सांगरी जो है अगर कृषि उत्पाद में काउंट किया जाए तो 18वां जीआई टैग है, कृषि उत्पाद के हिसाब से देखा जाए तो 18वां जीआई टैग है। ऐसे आपका 22वां जीआई टैग किसको मिला है, सांगरी को मिला है। तो सांगरी वाला आपका एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ई गुरुकुल का लोकार्पण किया गया है दोस्तों आपका, तो स्वामी विवेकानंद स्मारक अलवर में इसका लोकार्पण किया गया है। तो ई गुरुकुल का लोकार्पण कहाँ पर हुआ है, तो अलवर में हुआ है, स्वामी विवेकानंद स्मारक में। तो ये आपको ध्यान रखना है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर जो है, इनके द्वारा यहाँ पर उद्घाटन किया गया। तो ई गुरुकुल का लोकार्पण कहाँ पर हुआ है, सिंपल सा सवाल आएगा, स्वामी विवेकानंद स्मारक अलवर में इसका लोकार्पण हुआ, सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर के द्वारा किया गया। अब अगला पॉइंट देखिए,
महामारी के नए वायरस पर रिसर्च के लिए प्रदेश की पहली, और पहली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, पहली हाईटेक लैब राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर सीदरी अजमेर में बनाई जा रही है। तो महामारी के नए वायरस पर रिसर्च के लिए प्रदेश की पहली हाईटेक लैब जो है राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर सीदरी अजमेर में बनाई जा रही है। तो ये बांदर सीदरी अजमेर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वायरस पर रिसर्च के लिए पहली हाईटेक आपकी लैब हो जाएगी केंद्रीय विश्वविद्यालय आपका बांदर सीदरी अजमेर में, तो यहाँ पर बनाई जाएगी। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस, तो जेम्स वेंस जो है दोस्तों ये अभी आपके जयपुर भ्रमण पर आए थे 21 अप्रैल को, ठीक है। विशेष मेहमान से ये जयपुर आए थे, ये आपको ध्यान रखना है कौन आए थे, जेम्स डेविड वेंस। हालांकि आपको याद होगा जब ये आए थे दोस्तों तो पहलगांव हमला हुआ था, पहलगांव जो हमला हुआ था दोस्तों वो आपका ये आए थे उसी समय किया गया था। तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस 21 अप्रैल को घूमने आए थे आपके जयपुर में, और ये रामनिवास बाग में रुके थे और आमेर का इन्होंने भ्रमण भी किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस 21 अप्रैल को आए थे, और इसी समय आपका पहलगांव का जो अटैक था वो हुआ था दोस्तों, ठीक है, जिससे रिलेटेड अभी युद्ध चल रहा है। पोखरण जैसलमेर में रिन्यू पावर के 1.3 GWP के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया। तो रिन्यू पावर के 1.3 GWP के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो ये पोखरण जैसलमेर में हुआ है। अब अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्क्स डेवलपमेंट फंड के लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो आपने सुना होगा दोस्तों, गिग वर्कर्स जो होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो होते हैं, तो गिग वर्कर्स हो चाहे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स डेवलपमेंट फंड के लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, गिग वर्कर्स के लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये 350 करोड़ आपसे पूछा जा सकता है। बच्चे दो ही अच्छे अभियान में शीर्ष जिले आपके कौन से रहे, तो बच्चे दो ही अच्छे ये आपका अभियान चलाया गया था, इसमें शीर्ष जिले आपके हनुमानगढ़ और झालावाड़ रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, बच्चे दो ही अच्छे में आपके शीर्ष जिले कौन से हैं, हनुमानगढ़ और झालावाड़। अब इनमें ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं है, आप डायरेक्ट याद रखिए, बच्चे दो ही अच्छे अभियान कहाँ पर हो जाएगा आपका, कौन से जिले शीर्ष पर हो जाएंगे, हनुमानगढ़ और झालावाड़। कीर्ति अरोड़ा आपकी अलवर की हो जाएगी। अब ये क्यों चर्चा में है, अमेरिका की पेन स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट अवार्ड इनको प्रदान किया गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझिए आप, कीर्ति अरोड़ा अलवर जो है दोस्तों ये विवेकानंद स्कॉलरशिप के तहत अमेरिका में पढ़ाई कर रही है। तो विवेकानंद स्कॉलरशिप के तहत ये अमेरिका में पढ़ाई कर रही है, तो वहाँ पर ये पढ़ाई कर रही है, तो पेन स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट अवार्ड इनको प्रदान किया गया है कीर्ति अरोड़ा को, और इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा, अलवर से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो कीर्ति अरोड़ा जो है दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, कीर्ति याद रख लीजिए, कीर्ति अरोड़ा अलवर से संबंधित है, ठीक है। अमेरिका की पेन यूनिवर्सिटी द्वारा इनको आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट अवार्ड प्रदान किया गया है, और विवेकानंद स्कॉलरशिप के तहत ये वहाँ पर पढ़ाई कर रही है। राजस्थान सरकार द्वारा टेक्सटाइल और अपैरल पॉलिसी 2025 तथा नागरिक उड्डयन नीति 2024 जारी की गई। तो टेक्सटाइल और अपैरल पॉलिसी आपकी कौन सी हो जाएगी, 2025 हो जाएगी। तो आपसे इतना ही पूछा जाएगा कौन सी अभी आपकी पॉलिसी जारी की गई है, तो टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 जारी की गई है, ठीक है। ये आपसे पूछा जाएगा टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी कब जारी की गई, तो भैया 2025 में जारी की गई, और नागरिक उड्डयन नीति आपकी 2024 में जारी की गई। तो ये आपको ध्यान रखना है, नागरिक उड्डयन आपकी 2024 की है, टेक्सटाइल और अपैरल पॉलिसी आपकी 2025 की हो जाएगी। अब अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर पूरी अप्रैल मंथ की करंट अफेयर मैं आपको करवा रहा हूँ दोस्तों, आप इस वीडियो को शिद्दत से देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इंडिया स्किल रिपोर्ट में महिला रोजगार के मामले में राजस्थान शीर्ष स्थान पर है। तो अगर आपसे पूछा जाए इंडिया स्किल रिपोर्ट के अनुसार महिला रोजगार के मामले में राजस्थान कौन से स्थान पर है, तो महिला रोजगार के मामले में भैया शीर्ष स्थान पर है। पुरुषों की बात मत कीजिए, आप महिलाओं की बात कीजिए, महिलाओं में शीर्ष स्थान पर है, ठीक है, राजस्थान। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के मामले में भी राजस्थान शीर्ष स्थान पर है। तो रेलवे स्टेशन पर अगर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना हो उसमें भी राजस्थान शीर्ष स्थान पर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चिकित्सा सेवा में AI आधारित इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। तो ये फैक्ट आपका एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चिकित्सा सेवा जो होती है उसमें AI आधारित इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने के मामले में राजस्थान पहला राज्य है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, मरुधरा, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, एक तो आपका हो जाएगा राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, एक है आपका बड़ौदा राज्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इन दोनों का विलय कर दिया गया है, इनको मिला दिया गया है, और राजस्थान ग्रामीण बैंक इनका नया नाम कर दिया गया है RGB, राजस्थान ग्रामीण बैंक, ये आपको ध्यान रखना है। स्पॉन्सर्ड बाय SBI, तो ये किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड है दोस्तों, SBI के द्वारा। तो राजस्थान ग्रामीण बैंक जो हो जाएगा
इसका नाम कर दिया गया है मरुधरा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा को मिला दिया गया है। तो ये ध्यान रखना आप, तो बड़ौदा और मरुधरा इनको मिला दिया गया है और राजस्थान ग्रामीण बैंक इसका नाम किया गया है और स्पॉन्सर्ड है SBI के द्वारा। अब आगे देखिए, अक्षय ऊर्जा के मामले में देखते हैं दोस्तों, अप्रैल 2025 तक राजस्थान का प्रथम स्थान है आपका अक्षय ऊर्जा में 34,136 मेगावाट के साथ। तो 34,136 मेगावाट के साथ राजस्थान अक्षय ऊर्जा उत्पादन में दोस्तों आपका प्रथम स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2030 तक टारगेट है 125 गीगावाट को प्राप्त करना, जो कि देश का 15% हिस्सा होगा राजस्थान का, यानी राजस्थान 15% हिस्सा रखेगा देश में अगर 125 गीगावाट प्राप्त करते हैं 2030 तक। तो ये आपको ध्यान रखना है, कितना हो जाएगा, 125 गीगावाट प्राप्त करना है कब तक, 2030 तक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कब तक, 2030 तक। अब आगे देखिए, मलेरिया उन्मूलन की दिशा में कार्यशील रहने के लिए राजस्थान को श्रेणी 1 में रखा गया है। तो मलेरिया उन्मूलन की दिशा में राजस्थान कार्यशील रहा है, तो इसको श्रेणी 1 में रखा गया है। मलेरिया दिवस आपका 25 अप्रैल को मनाया गया। तो इसमें की थीम क्या थी दोस्तों, मलेरिया का अंत, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पनन, पुनर्जागृति। तो मलेरिया दिवस आपका 25 अप्रैल को मनाया गया, तो 25 अप्रैल ध्यान रखना है। और मलेरिया की थीम क्या हो जाएगी, यानी मलेरिया दिवस के दिन जो थीम है वो हो जाएगी आपकी मलेरिया का अंत, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पनन, पुनर्जागृति। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, PPP हो जाएगा, इस तरीके से ध्यान रखना है। और मलेरिया का अंत, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पनन, पुनर्जागृति। ठीक है, और श्रेणी 1 में रखा गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल की आपकी थीम क्या रही दोस्तों, तो इसकी थीम रही आपकी स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य। स्वस्थ शुरुआत और आशापूर्ण भविष्य। इस अवसर पर निरामय राजस्थान अभियान, मिशन लीवर स्माइल, ईट राइट राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया गया। तो इस अवसर पर निरामय राजस्थान अभियान, मिशन लीवर स्माइल, ईट राइट राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल की थीम हो जाएगी स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य। तो ये थीम काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य, आपको ध्यान रखना है। राज्य स्तरीय सहकारिता समिति का गठन किया गया है 30 अप्रैल 2025 को। तो आपसे पूछा जाएगा राज्य स्तरीय सहकारिता समिति, ये सहकारिता समिति है, इसका गठन कब किया गया, तो 30 अप्रैल 2025 को किया गया है। और इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, CM हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो राज्य स्तरीय सहकारिता समिति का गठन 30 अप्रैल 2025 को किया गया और अध्यक्ष होंगे इसके CM, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, UNO ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया। तो UNO ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2025 को दोस्तों UNO के द्वारा 2025 को आपका अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष UNO के द्वारा 2025 को घोषित किया गया है। अब आगे देखते हैं, मौखिक पठन प्रवाह ORF सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 से लेकर 8 तक के बच्चों का हिंदी विषय में मौखिक पठन प्रवाह का आकलन AI के माध्यम से किया जाएगा। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हिंदी लिखना तक नहीं आती है, तो कक्षा 3 से लेकर 8 तक के जो बच्चे होते हैं उनको हिंदी विषय में मौखिक पठन प्रवाह का आकलन करने के लिए AI के माध्यम से किया जाएगा, जिसे हम कहेंगे मौखिक पठन प्रवाह। और कक्षा 3 से 8 आपको ध्यान रखना है, यही पूछा जाएगा आपसे, कक्षा 3 से 8। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा जो है ये 8 से 22 अप्रैल को चलाया गया था और ये आपका इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा आपका, राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 8 से 22 अप्रैल को चलाया गया। राजस्थान का इसमें प्रथम स्थान रहा है। तो राजस्थान का इसमें प्रथम स्थान रहा है दोस्तों, किसमें, आपका राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में। इसमें जिलेवार रैंकिंग की बात की जाए तो चूरू प्रथम स्थान पर रहा है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, टोंक, बीकानेर। तो चूरू ने यहाँ पर टॉप किया है दोस्तों जिलेवार रैंकिंग में। ठीक है, तो राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 8 से 22 अप्रैल को राजस्थान का प्रथम स्थान रहा है और चूरू यहाँ पे टॉप हुआ है, यानी चूरू ने यहाँ पर टॉप किया है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2024-25 से 2028-29। तो वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम आपका 2024-25 से 2028-29 तक चलाया जाएगा और ये आपका सीमावर्ती क्षेत्रों में चलाया जाता है, जो आपके सीमावर्ती जिले होते हैं वहाँ पर चलाया जाता है दोस्तों। 2024-25 से लेकर 2028-29 तक ये चलाया जाएगा। कुल परिवेश में 6,839 करोड़ रुपये हो जाएगा। तो वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम सेकेंड है ये आपका 2024-25 से 2028-29 तक। कुल परिवेश में 6,839 करोड़ हो जाएगा। तो 68-39 आप ध्यान रख सकते हो, 68 और 39 करोड़ रुपए का इस पर खर्च होगा। ठीक है, 24-25 से ये आपका हो जाएगा 28-29 तक वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम सेकंड। और कहाँ पर चलाया जाता है, तो ये आपके सीमावर्ती क्षेत्रों में चलाया जाता है। ठीक है, जहाँ पर दोस्तों बॉर्डर इलाका होता है वहाँ पर ये चलाया जाता है। कृष्ण गमन पथ के बारे में देखिए, यहाँ से आपका सवाल जरूर बनेगा। कृष्ण गमन पथ क्या है दोस्तों, आपने मथुरा देखा होगा, यूपी में आपका मथुरा पड़ता है, तो यूपी पे मथुरा पे आप जाके खड़े हो जाइए
और आपको जाना है कहाँ पर, MP उज्जैन, उज्जैन आपको जाना है। ठीक है, तो राजस्थान से होते हुए जाओगे तो आपको दोस्तों UP मथुरा से होते हुए, यानी राजस्थान से होते हुए MP उज्जैन जाना है। तो इसमें दोस्तों ये आपकी लंबाई कितनी पड़ेगी, 800 किलोमीटर लंबा हो जाएगा आपका कृष्ण गमन पथ, जिसमें 500 किलोमीटर रूट आपका राजस्थान से गुजरेगा और राजस्थान के 6 जिलों से होकर गुजरेगा। यानी कि 500 किलोमीटर आपका राजस्थान से होकर गुजर रहा है और राजस्थान के 6 जिले इसमें आ रहे हैं। तो एक फैक्ट तो आपको ये ध्यान रखना है, टोटल लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक है, मथुरा से प्रारंभ होकर जाना है आपको उज्जैन। ठीक है, अब कौन कौन से मंदिर यहाँ पर पड़ेंगे, तो कृष्ण गमन पथ में राजस्थान के 8 मंदिर शामिल है। कौन कौन से मंदिर शामिल है, 8 मंदिर शामिल है। एक तो श्री बिहारी जी का मंदिर आपका भरतपुर वाला शामिल है, बाड़ा का केला देवी मंदिर आपका बयाना वाला शामिल है, जगन्नाथ मंदिर करौली शामिल है, मदन मोहन जी का मंदिर करौली आपका शामिल है, त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर रणथंभौर शामिल है, केशवराय जी का महाराज मंदिर आपका बूंदी वाला शामिल है, केशवराय जी महाराज मंदिर बूंदी वाला शामिल है, मथुराधीश जी मंदिर कोटा वाला शामिल है आपका, और द्वारकाधीश जी का मंदिर झालरापाटन वाला यहाँ पर शामिल है। तो ये 8 मंदिर यहाँ पर शामिल है दोस्तों, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, इनके नाम को आप याद कर लेना। बिहारी जी का भरतपुर में, बाड़ा का बयाना में, जगन्नाथ करौली, मदन मोहन जी करौली, त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर रणथंभौर, केशवराय जी बूंदी, मथुराधीश जी कोटा, द्वारकाधीश जी झालरापाटन। अब दोस्तों प्रमुख खेल और खिलाड़ी की चर्चा हम बाद में करेंगे, इसको हम एंड में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं प्रमुख योजनाएं आपको करवा देता हूं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रमुख योजनाएं आप देखिए, खेल और खिलाड़ी अभी मैं आपको करवाऊंगा, पहले आप 10 प्रमुख योजनाएं हैं उनको देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में सवाल पूछा गया था, तो इसको मैं आपको पहले करवा देता हूँ। देखिए, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जिसे माँ बोला जाता है दोस्तों, MAA, तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना अभी आपके 2-3 दिन पहले जो पेपर हुआ था उसमें पूछी गई थी। यहाँ पर 3500 करोड़ रुपये का महाकोष गठित किया गया है। तो 3500 करोड़ रुपये का महाकोष यहाँ पर गठित हुआ है आपका। 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों के लिए जेरियाट्रिक केयर पैकेज जोड़ा। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा पैकेज जोड़ा है, तो 70 वर्ष से अधिक आयु के जो आपके वृद्धजन है दोस्तों, उनके लिए जेरियाट्रिक केयर पैकेज जोड़ा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कथन आपका एग्जाम में दिया गया था। राजकीय आयुष चिकित्सालयों के माध्यम से आयुष पैकेज भी प्रस्तावित है। तो ये आयुष पैकेज वाला भी आपका एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जो है, इसमें 3500 करोड़ का महाकोष गठित हुआ है। 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों के लिए जेरियाट्रिक केयर पैकेज जोड़ा गया है, और राजकीय आयुष चिकित्सालय जो होते हैं उनके माध्यम से आयुष पैकेज भी प्रस्तावित किए गए हैं। तो ये 3 फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना से संबंधित। ठीक है, अब अगला देखिए आप, बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना। तो बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना क्या है, जहाँ पर 50% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले गांव हैं, यानी कि ऐसे गांव जहां पर अनुसूचित जाति की आबादी 50% से अधिक है। कितने से अधिक है, 50% से अधिक है। वहां पर बजट है आपका 250 करोड़। तो इस योजना का बजट हो जाएगा 250 करोड़। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना आपकी 50% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले गाँवों में चलाई जाएगी। बजट इसका 250 करोड़ है। ठीक है, बजट आपसे पूछा जा सकता है, तो 250 करोड़ ध्यान रखना है। सरस लाडो मायरा योजना, ये इंपॉर्टेंट है, 5 अप्रैल 2025 को ये शुरू हुई है। तो 5 अप्रैल 2025 को आपकी सरस लाडो मायरा योजना शुरू हुई है। मायरा तो आप समझते होंगे दोस्तों, तो मायरा जो दिया जाता है उसके लिए ये योजना शुरू की गई है 5 अप्रैल 2025 को। इसका उद्देश्य लिंगानुपात सुधारना और बाल विवाह को रोकना। तो लिंगानुपात सुधारा जाए और बाल विवाह को रोका जाए, ये इसका उद्देश्य है। जयपुर डेयरी बेटियों की शादी में 21,000 रुपये का मायरा भरेगी। तो ये पूछा जा सकता है कितने का मायरा भरेगी भैया, तो 21,000 रुपये का मायरा भरेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट योजना है, पूछी जाएगी। 5 अप्रैल 2025 को शुरू हुई है। अब आगे देखिए आप, ग्रीन वॉल परियोजना। ग्रीन वॉल परियोजना जो है दोस्तों, ये आपके अरावली के पैरेलल में चल रही है, यानी गुजरात से राजस्थान व हरियाणा होते हुए दिल्ली तक ये चल रही है। ठीक है, प्रथम चरण 2027 तक इसका पूर्ण होगा। हरियाणा के टिकली गांव से मार्च 2023 में प्रारंभ हुई थी। तो हरियाणा के टिकली गांव से ये प्रारंभ हुई थी। प्रारंभ ये हरियाणा के टिकली गांव से हुई थी 2023 में। ठीक है, मार्च 2023 में प्रारंभ हुई थी, लगभग 1 साल पहले ये प्रारंभ हुई थी हरियाणा के टिकली गांव से। राजस्थान के इसमें 19 जिले आते हैं। तो ये आपसे पूछा जाएगा, राजस्थान के इसमें कितने जिले शामिल है, 19 जिले शामिल है। हरियाणा के 5 जिले शामिल है। ठीक है, और गुजरात के 4 जिले शामिल है। तो यहाँ पर हरियाणा के 5 है, गुजरात के 4 है, राजस्थान के 19 जिले हैं। तो भैया राजस्थान के 19, आपके दोस्तों हरियाणा के 5 और गुजरात के 4 जिले यहाँ पर शामिल है। ये आपको ध्यान रखना है। यह अफ्रीका की ग्रीन वॉल परियोजना से प्रेरित है। तो ये किससे प्रेरित है, तो अफ्रीका की जो ग्रीन वॉल परियोजना है उससे प्रेरित है। ये आपकी अफ्रीका की ग्रीन वॉल परियोजना से प्रेरित है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है किससे प्रेरित है, अफ्रीका की ग्रीन वॉल परियोजना से प्रेरित है। बजट 2025-26 में हरित अरावली विकास परियोजना हेतु 250 करोड़ का प्रावधान है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है।
जो आपका बजट 2025-26 जारी हुआ था, इसमें हरित अरावली विकास परियोजना हेतु 250 करोड़ का प्रावधान है। ये आपको ध्यान रखना है। कितने करोड़ का प्रावधान है दोस्तों? 250 करोड़ का प्रावधान है हरित अरावली विकास हेतु। अंबेडकर में भी आपका 250 करोड़ का प्रावधान था। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है। चल विद्यालय योजना जो है ये घुमंतु जाति के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए चलाई गई है। तो घुमंतु जाति के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए चल विद्यालय योजना चलाई गई है। बर्तन बैंक योजना आपकी 12 जिले में प्लास्टिक मुक्त बनाने हेतु चलाई गई है। तो बर्तन बैंक योजना आपकी 12 जिले में प्लास्टिक मुक्त बनाने हेतु चलाई गई है। तो बर्तन बैंक योजना कहाँ पर चलाई गई? 12 में चलाई गई। 3 रुपये में किराए पर आपको बर्तन सेट उपलब्ध कराया जाएगा। 3 रुपये में बर्तन मिलेंगे दोस्तों किराए पर। ठीक है। तो 3 रुपये में किराए पर बर्तन सेट उपलब्ध करवाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए मिशन मधुआरी। मिशन मधुआरी आपका 7 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ दोस्तों। 7 अप्रैल 2025 को अभी लेटेस्ट है आपका। टाइप 1 डायबिटीज़ देखभाल के लिए, तो टाइप 1 डायबिटीज़ देखभाल के लिए शुरू किया गया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चलाया जा रहा है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इसे चलाया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर, नागौर, उदयपुर, जोधपुर। तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, नागौर याद रखना है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, नागौर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया गया कि 12 जिला व उप जिला अस्पतालों में शुरू किया गया। तो जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और नागौर में आपका मिशन मधुआरी चला गया 7 अप्रैल 2025 को। ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। ये 4 जिले पूछे जाएंगे। ठीक है। जयपुर, नागौर, उदयपुर, जोधपुर टाइप 1 डायबिटीज़ देखभाल के लिए। मुख्यमंत्री शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। तो मुख्यमंत्री शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2020-21 से आपकी 31 मार्च 2025 तक है। स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु महिलाओं को अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य है। मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना 2025-26। तो ये अवधि पार से आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ऋण लिया है लेकिन वो चुका नहीं पा रहे, ब्याज नहीं दे पा रहे, या उसका ब्याज बहुत ज़्यादा हो चुका है। किसी ने 50,000 लिया, उसका ब्याज मिला के 1 लाख रुपये हो गया, तो चुका नहीं पा रहा है। तो उसके लिए ये योजना चलाई है ताकि वो डिफ़ॉल्ट नहीं हो पाए। तो मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना चलाई गई ताकि वो डिफ़ॉल्ट नहीं हो और उसको दोबारा अगर ऋण लेना चाहे वो, तो दोबारा उसको ऋण मिल जाए। तो इसके लिए चलाई गई है। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त के द्वारा ये चलाई गई है। तो सहकारिता मंत्री गौतम कुमार के द्वारा चलाई गई। बजट इसका 200 करोड़ रखा गया है, यानी उनको राहत दी जाएगी। भैया आप मूल चुका दीजिए, आप ब्याज रहने दीजिए या उसको एडजस्ट करेंगे ये। तो उद्देश्य भूमि विकास बैंकों के अवधि पार ऋणी सदस्यों को राहत देना। तो ये जिन्होंने भी ऋण लिया है उनको राहत देना। भाई जैसे उन्होंने 20,000 रुपये लिए, ब्याज मिला के 50,000 हो गए, तो आप 20,000 दे दीजिए, सेटलमेंट हो जाएगा और आपका दोस्तों डिफ़ॉल्ट भी नहीं होगा, यानी कि आप दोबारा ऋण लेना चाहेंगे तो वो भी मिल जाएगा। तो ये योजना आपकी अच्छी योजना है। मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना चलाई गई है। बजट इसका पूछा जा सकता है आपसे, 200 करोड़ का इसका बजट है। ठीक है। 1 जुलाई 2024 तक अवधि पार हो चुके ऋणी, तो लाभार्थी कौन होंगे? 1 जुलाई 2024 तक, यानी पिछले साल आपको जाना पड़ेगा 1 जुलाई में। तो 1 जुलाई 2024 तक अवधि पार हो चुके ऋणी जो है वो इसके लाभार्थी बनेंगे। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब आगे देखिए सक्षम जयपुर अभियान। तो सक्षम नाम से पता लग रहा है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है सक्षम जयपुर अभियान का। 10 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में डिजिटल पैनल लगवाए गए हैं। तो 10 कस्तूरबा गांधी विद्यालय आवासीय विद्यालयों में डिजिटल पैनल लगवाए जाएंगे, यानी वही डिजिटल बोर्ड आपके लगवाए जाएंगे। 10 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में लगवाए गए हैं। तो 10 में तो लगवा दिए गए हैं। तो सक्षम जयपुर अभियान आपका बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु चलाया गया, यह आपका उद्देश्य हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों आपके खेल और खिलाड़ी। अब प्रमुख खेल और खिलाड़ी हम देख लेते हैं अप्रैल मंथ के। तो 40वीं यूथ राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता आपकी हुई है। तो 40वीं यूथ राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता हुई है आपकी 17 अप्रैल 2025 को पुडुचेरी में। इसमें विजेता आपका तमिलनाडु रहा है, उप विजेता राजस्थान रहा है। उप विजेता यानी कि रजत पदक इसने जीता है। ठीक है। गोल्ड कौन जीत गया? तमिलनाडु। रजत किसने जीत लिया? राजस्थान ने। बेस्ट स्कोर अरमान मटोरिया का रहा, राजस्थान के हो जाएंगे आपके। तो अरमान मटोरिया का यहाँ पर बेस्ट स्कोर रहा है। तो आपको ध्यान इतना रखना है, 40वीं यूथ राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता जो आपकी हुई है 17 अप्रैल 2025 को पुडुचेरी में, तमिलनाडु विजेता रहा। राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। तो ये आपसे पूछा जाएगा। 47वीं आपकी जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल प्रतियोगिता हुई। अच्छा, यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है 40वीं थी ये आपकी। ठीक है। बास्केटबॉल वाली जो थी ये 40वीं थी और जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल प्रतियोगिता आपकी 47वीं हो जाएगी। इसका आयोजन लखनऊ यूपी में हुआ है और यूपी ही यहाँ पर विजेता रहा है। यूपी ने ही यहाँ पर विजय हासिल की है। राजस्थान व महाराष्ट्र यहाँ पर संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे हैं। तीसरे स्थान पर यानी कि कांस्य पदक इनको मिला है। तो महाराष्ट्र और राजस्थान संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है, कांस्य पदक मिला।
हैंडबॉल प्रतियोगिता आपकी कहाँ पर हुई है? लखनऊ यूपी में हुई है और यूपी ही यहाँ पर विजेता रहा है। राजस्थान टीम की कप्तान यहाँ पर आरती हो जाएगी। राजस्थान की टीम में 11 खिलाड़ी जयपुर से शामिल हुए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हैंडबॉल प्रतियोगिता हुई थी, गर्ल्स हैंडबॉल प्रतियोगिता लखनऊ यूपी में हुई। अब आगे देखिए अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता। तो राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता आपकी अंडर 20 जो हुई है ये 20 से 22 अप्रैल को कोटा में हुई है दोस्तों। कहाँ पर हुई? कोटा में हुई है। ओम बिरला ने यहाँ पर उद्घाटन किया। अब कोटा में हुई है तो ओम बिरला ही उद्घाटन करेगा यहाँ पर, और तो कौन करेगा? तो ये आपको ध्यान रखना है। कोटा और बूंदी में ज़्यादातर आपको उद्घाटन ओम बिरला ही करते हुए मिलेंगे। अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 20 से 22 अप्रैल को हुई। शीर्ष स्थान यहाँ पर हरियाणा का रहा, 16 गोल्ड जीते। अब देखो कुश्ती आते हैं तो हरियाणा ही टॉप करेगा, तो कुश्ती में किसने टॉप किया? हरियाणा ने टॉप किया। राजस्थान ने 1 गोल्ड और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते और हरियाणा ने कितने गोल्ड जीते? 16 गोल्ड जीते। और यहाँ पर 1 गोल्ड जो जीता है राजस्थान में वो किसने जीता है? आयुष राठौड़ ने जीता है 74 kg फ्री स्टाइल में। तो 74 kg फ्री स्टाइल में दोस्तों 1 गोल्ड जीता है आयुष राठौड़ ने। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है क्योंकि 1 ही गोल्ड मिला है राजस्थान को। तो आयुष राठौड़ ने जीता है 1 गोल्ड और 7 ब्रॉन्ज मिले हैं, सिल्वर नहीं है यहाँ पर। 1 गोल्ड 7 ब्रॉन्ज है। राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता है, कोटा में हुई है, ठीक है। अब आगे देखिए ऑल इंडिया ओपन नेशनल ताई कमांडो चैंपियनशिप। तो ताई कमांडो चैंपियनशिप जो हुई है आपकी, राजस्थान की रजत पदक विजेता है यहाँ पर जयपुर की मुस्कान कोटोतिया। तो जयपुर की जो मुस्कान है दोस्तों, इन्होंने ताई कमांडो चैंपियनशिप 2025 में रजत पदक हासिल किया है 47 kg में, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको क्या बताया? 74 kg आपको ध्यान रखना है। देखो एक दूसरे से रिलेटेड है, यहाँ पर 74 kg है, वहाँ पर आपका 47 kg है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 74 kg हो जाएगा आयुष राठौड़। और यहाँ पर जो लड़की वाला मामला है यानी कि ताई कमांडो में मुस्कान ने जीता है, तो यहाँ पर वजन कम हो जाएगा 47 kg, ठीक है। खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला वुशु लीग। तो खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला वुशु लीग गांधीनगर गुजरात में हुई है। राजस्थान ने 1 गोल्ड 3 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज जीत के 9 मेडल जीते हैं। तो 1 3 5 याद रखना चाहो तो रख सकते हो, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला वुशु लीग में गांधीनगर गुजरात में हुई है। 18वीं राज्य स्तरीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता का आयोजन पुष्कर में किया गया। तो राज्य स्तरीय जो हुई है वो आपकी पुष्कर में हुई है वुशु प्रतियोगिता। जयपुर विजेता रहा है, कोटा उप विजेता रहा है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यहाँ पर वैभव शर्मा रहे हैं। आगे देखिए 10वीं वर्ल्ड कप वुशु प्रतियोगिता जो हुई है आपकी, अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड कप है दोस्तों। वर्ल्ड कप प्रतियोगिता आपकी हुई है 9 अप्रैल 2025 को चीन में। तो 9 अप्रैल 2025 को आपकी जो प्रतियोगिता हुई है 9 अप्रैल 2025 को चीन के अंदर, उसमें स्वर्ण पदक विजेता आपके मुकेश गोरा हो जाएंगे। 75 kg इटली के खिलाड़ी को हराया इन्होंने, ठीक है। तो मुकेश गोरा तो आपके 75 kg के हो जाएंगे, यानी 75 kg में इन्होंने खेल लड़ाए दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। इटली के खिलाड़ी को हराया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि वुशु प्रतियोगिता जो हुई है दोस्तों 9 अप्रैल 2025 को चीन में हुई, वर्ल्ड कप वाली। स्वर्ण पदक विजेता मुकेश गोरा रहे हैं 75 kg में, और इटली के खिलाड़ी को इन्होंने हराया है। अब आगे देखिए 7वीं यूथ महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप। बॉक्सिंग चैंपियनशिप आपकी अप्रैल 2025 में नोएडा यूपी में आयोजित हुई है। इसमें राजस्थान का तीसरा स्थान रहा है। तो बॉक्सिंग में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा दोस्तों? तीसरा स्थान रहा है। 2 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज यहाँ पर जीते हैं, 2 + 3 किसमें? बॉक्सिंग में। नोएडा में ये हुआ था यूपी में बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ठीक है। आगे देखिए जूनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता आपकी। तो जूडो प्रतियोगिता मार्च अप्रैल 2025 देहरादून में आपकी हुई है। राजस्थान ने यहाँ पर 6 मेडल जीते हैं, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। 5वीं ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप आपकी हुई है दोस्तों 22 अप्रैल 2025 को गुवाहाटी में हुई है। तो ये ब्रह्मपुत्र वाली आपकी कहाँ पर होगी? गुवाहाटी में होगी। और राजस्थान अंडर 19 ने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता दोस्तों। राजस्थान अंडर 19 में सिल्वर मेडल जीता है अवलोकित सिंह ने, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान अंडर 13 में गोगिया और राशि ने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यानी कि अवलोकित सिंह जो है इन्होंने तो सिल्वर मेडल जीता है अंडर 19 में, किसमें? ब्रह्मपुत्र ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप जो आपकी हुई है गुवाहाटी असम में, ये आपको ध्यान रखना है। और अंडर 13 में गोगिया और राशि ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये अप्रैल मंथ की आपकी करंट अफेयर कंप्लीट हो चुकी है। इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप देख सकते हो, एकदम शानदार पीडीएफ आप लोगों के लिए रेडी की गई है। तो आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। 1-2 बार आप वीडियो देखेंगे आपको सारी चीज़ें आसानी से याद हो जाएगी। और आपको जब ऑप्शन वहाँ पर देखने को मिलेंगे तो आपका हाथ अपने आप वहाँ पर चला जाएगा, भाई इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।